Hello students, you are most welcome to 10th class science. Our chapter light is going on. Today's in this chapter we are going to study about r equal to 2f. हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स आप कि r equal to 2f होता है या नहीं होता है. r means radius of curvature, f means focal length of a mirror. ठीक है ना. किसी भी मिरर के लिए प्रूव कर रहे हैं हम. ये किसी भी मिरर में हम चेक करते हैं कि उसकी जो फोकल लेंथ होती है या फिर फोकल लेंथ होगी तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो फोकल लेंथ की जस्ट डबल होगी. इस चीज़ को हम चेक करते हैं क्योंकि मिरर से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस थी वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी. तो डेफिनेशंस के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, एपर्चर क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है. ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए. ठीक है ना. तो आज का क्वेश्चन है हमारा, मैं नोट कर देता हूँ. प्रूव दैट, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ यहाँ पर. प्रूव दैट radius of curvature is double of the focal length focal length for a small aperture concave mirror. ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों. और इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है और लगा के मैं नोट कर देता हूँ. और प्रूव दैट r इक्वल टू 2f, इस तरह से भी पूछा जा सकता है. ठीक है ना. तो ये प्रूव करना है हमको. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, किसी भी कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन को एक फिगर के थ्रू हम शो करते हैं. तो ये एक स्मॉल एपर्चर का मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है ना. और ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस. ये P पॉइंट है यहाँ पर, और P पॉइंट को बोलते हैं पोल. P नहीं, O लिखते हैं इसको. O पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, पोल. ठीक है ना. अब देखो, कोई रे ऑफ लाइट है, वो इंसिडेंट होती है मिरर पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक फ्रॉम फोकस पॉइंट. ये फोकस पॉइंट है. रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से निकलती है, फोकस पॉइंट से. यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. यहाँ से आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें. तो आपको मैंने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे ऑफ लाइन इंसिडेंट होती है किसी भी मिरर के ऊपर, तो वो जिस साइड से जाती है स्टूडेंट्स, उसी साइड में वो रिवर्स हो जाती है. ठीक है ना. तो इस रे को मैं बोलता हूँ RP, और यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं Q पॉइंट. ठीक है ना. तो ये एंगल बन गया. इसको HA में क्या मान सकता हूँ, नॉर्मल मान सकता हूँ ना. अगर रिफ्लेक्शन मैं इस जगह पर कर रहा हूँ तो HA नॉर्मल हो सकता है ना. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल I होगा. क्या होगा, एंगल I. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो दो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये फिगर आपको फॉर्म करना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। और इसको क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या है, पोल। मैं नोट कर रहा हूँ सभी नामों को जिससे आपको ध्यान में आ जाए, ओके। इसको एज ए मैंने नॉर्मल मान लिया है, इसको नॉर्मल भी मान सकते हैं, और एज ए इसको क्या मान सकते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इन दी फिगर, इन दी फिगर आरपी, आरपी पे ध्यान दो। आरपी इज इंसिडेंट रे, इज इंसिडेंट रे। आरपी क्या है, इंसिडेंट रे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के जैसा आपको फिगर में दिख रहा है वही लिख रहे हैं। एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, अब इसका रिफ्लेक्शन होगा ना मिरर से, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्टिंग के बाद कहाँ से निकलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर गोज टू पी क्यू डायरेक्शन, पी क्यू डायरेक्शन, कहाँ पे जा रही है ये, पी क्यू डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, फोकस पॉइंट से। इट पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, कहाँ से पास हो रही है, फोकस पॉइंट, ठीक है ना, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस पॉइंट है उससे ये पास होती हुई पी क्यू डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। लाइन सी पी इज परपेंडिकुलर टू मिरर, लाइन सी पी इज परपेंडिकुलर टू मिरर। सी पी लाइन को देखो, देखो सी और पी ये परपेंडिकुलर हो गई मिरर पर। अब ये परपेंडिकुलर है मिरर पर, तो बच्चों मैंने इसको बोला था कि इसको हम क्या मान सकते हैं, एज ए नॉर्मल मान सकते हैं, और नॉर्मल के साथ साथ सी पी को हम क्या मान सकते हैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मान सकते हैं, ठीक है ना। टू मिरर एट पॉइंट पी एंड hence CP is the radius of curvature, hence CP is the radius of curvature, radius of curvature of this mirror. इस मिरर के लिए सीपी को क्या मान सकते हो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल
ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होता है कि नहीं होता है बताओ? रिफ्लेक्शन के लॉ में, सेकंड लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो सकता है ना। अब देखो एंगल आई कहाँ पर है? एंगल आई को आप फिगर में चेक करेंगे, फिगर में चेक करो, ये बन रहा है एंगल आई, आर पी सी। इसका नेम क्या हो गया एंगल आई का? एंगल आर पी सी हो सकता है ना। एंगल का नेम चेक करो, एंगल आर पी सी, ठीक है ना। आर पी सी इक्वल टू एंगल आर का चेक करो नाम। देखो एंगल आर कहाँ पर है? सी पी क्यू, ये बन रहा, ये चेक करो, सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू। क्लियर है? यहाँ तक चेक कर लो, कोई दिक्कत है? फिगर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नोट किया है, और फिगर में जो दिख रहा है वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो फिगर में आर पी इंसिडेंट रे थी जो मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। इसका रिफ्लेक्शन हुआ, पी क्यू डायरेक्शन में गई, प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस पॉइंट था उससे पास होती हुई गई है, ठीक है ना। तो सी पी जो लाइन है, सी पी लाइन है, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, इसलिए सी पी लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए। क्लियर है ना। यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, एज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, और इसीलिए दोनों कोण जो एंगल है यहाँ पर फॉर्म हुए हैं। क्लियर है? तो देखो एंगल आर पी सी, देखो चेक करो स्टूडेंट्स, एंगल आर पी सी और पी सी एफ, आर पी सी ये वाला चेक करना है आपको, आर पी सी, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, और एक करना है आपको पी सी एफ। बताओ क्या शेप आ रही है? यहाँ से चलो, आर पी सी, ठीक है ना, पी सी एफ, क्या शेप आई? देखो आर पी सी एफ, ये आई आर पी सी एफ। जेड शेप आ गई, जेड शेप आ गई, तो यहाँ पर जो ये एंगल फॉर्म होंगे कैसे होंगे? अल्टरनेट होंगे कि नहीं होंगे? और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं स्टूडेंट्स वो ऑलवेज कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो एंगल आर पी सी, एंगल आर पी सी इक्वल टू पी सी एफ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, ये वाला और ये वाला, इसलिए दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब देखो चेक करो, आर पी सी एंगल सी पी क्यू के और आर पी सी एंगल पी सी एफ के, तो क्या ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते? तो मैं लिख सकता हूँ एंगल आर पी सी इक्वल टू एंगल पी सी एफ इक्वल टू एंगल क्यू पी सी, लिख सकता हूँ ना भाई। आर पी सी इसके इक्वल है और आर पी सी इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्या एक दूसरे के? एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो एंगल है क्यू पी सी, देखो क्यू पी सी, तो इस वाले एंगल की बात हो गई, इस वाले एंगल की बात हो गई और इस वाले एंगल की बात हो गई। तीनों के तीनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल पी सी एफ, देयरफॉर इन ट्रायंगल पी सी एफ ट्रायंगल ले हो। देखो फिगर में पी
PCF, ये वाला ट्रायंगल, इसकी बात कर रहे हैं अब हम PCF की, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल आ गया, ध्यान रखना। इस ट्रायंगल में चेक कर रहे हैं हम, PF इक्वल टू FC, PF इक्वल टू FC। तो देखो ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। भाई जब एंगल इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल होनी चाहिए, समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। तो PF इक्वल टू क्या हो गया, FC। आपने एंगल को इसको और इसको, तीनों एंगल को इक्वल कर दिया, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड भी कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी PCF में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये साइड इक्वल क्यों हो गई, क्योंकि इस मिरर का जो एपर्चर है ना वो बहुत स्मॉल है और P और O पॉइंट जो हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, तो इनको हम एक सीधी रेखा मान सकते हैं, ठीक है ना। क्या मान सकते हैं इसको, एक बिल्कुल सीधी रेखा मान सकते हैं और ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो व्हेन एपर्चर इज स्मॉल, व्हेन एपर्चर इज स्मॉल, इसका मिरर का जो एपर्चर है वो उसको क्या मान रहे हैं हम, बहुत ही स्मॉल, देन पॉइंट P विल बी नियर टू द पोल, देन पॉइंट P विल बी नियर टू दी पोल। तो P और पोल जो हैं दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नियर हैं, बहुत ज़्यादा नियर हैं। तो PF ये वाला जो साइड है एंगल और ये साइड इक्वल हो जाती है किसके, OF के। PF अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OF, ठीक है ना। अगर इसको मैंने क्या मान लिया, स्ट्रेट लाइन मान लिया, क्योंकि इसका एपर्चर कैसा है, स्मॉल है। तो ये जो PF वाली जो ये साइड है, ये साइड किसके इक्वल हो जाती है, इसके इक्वल हो जाती है। अब इसके इक्वल हो जाती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, PF इक्वल टू FC है और PF इक्वल टू हो गया OF। तो क्या आप FC इक्वल टू OF नहीं लिख सकते क्या भाई, FC इक्वल टू OF हो सकता है कि नहीं हो सकता, FC इक्वल टू OF हो सकता है ना भाई, दोनों PF के इक्वल हैं। अब अगर FC इक्वल टू OF हो सकता है तो अब यहाँ पर मैं FC में से और OF, यानी कि मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, OF की, ठीक है ना। किसकी वैल्यू चाहिए, OF की। अब OF की वैल्यू अगर मैं निकालूं, चाहे तो आप तीनों साइड को चेक कर लो, देखो PF ये वाली साइड और OF ये वाली साइड और FC ये वाली साइड। तो देखो इसकी बात की है, ये साइड और ये साइड, ये तीनों की तीनों साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई। अब मुझे यहाँ पर OF की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, OF की। तो देखो यहाँ पे निकालता हूँ, और OF इक्वल टू, अब ये और ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो OF की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, OC में से OF को या तो सब्ट्रैक्ट करूँ या फिर OF को इसको OC को OF के जस्ट डबल मान लूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना कि OC में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो OF की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो OC की जो वैल्यू आएगी उसको हम हाफ कर दें तो OF रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। अगर OC की जो वैल्यू है उसको हाफ कर दें तो OF रह जाएगी ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया OF इक्वल टू हाफ OC, ठीक है ना। और आप क्या लिख सकते हो, OC इक्वल टू 2 OF लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को नोट करना है। तो आप स्टूडेंट्स ये वाला फिगर और ये वाली साइड यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इसको फटाफट से नोट करो। मेरे को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना है इसको, ठीक है ना? तो आप इसे नोट करिए फटाफट से। ये वाली साइड नोट करनी है आपको, ठीक है ना? वीडियो को पॉज कर लो। तो देखो वहाँ से यहाँ के बाद, यहाँ से के बाद मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। देखो 10 व्हेन एपर्चर इज स्मॉल, व्हेन एपर्चर इज स्मॉल देन किसका? मिरर का एपर्चर कैसा है? स्मॉल है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? OC इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R, ठीक है ना? इज डबल द फोकल लेंथ, इज डबल द फोकल लेंथ। भाई यहाँ पता लग रहा है ना, OC रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये OF क्या थी? फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ की जस्ट क्या होती है? फोकल लेंथ OF। फोकल लेंथ को F से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल f से। एंड फोकस पॉइंट F इज द एंड फोकस पॉइंट इज द मिडिल ऑफ OC। OC जो साइड है उसका मिडिल पॉइंट क्या हो गया? मिडिल पॉइंट ऑफ OC लिख दो, मिडिल पॉइंट ऑफ OC। हेंस OC की जगह क्या नोट कर सकता हूं मैं? R। और OF की जगह क्या नोट कर सकता हूं? F। तो हेंस प्रूव, ठीक है ना? ये आपको प्रूव हो गया कि R इक्वल टू क्या हो सकता है? 2F। यानी कि किसी भी मिरर की जिसका एपर्चर स्मॉल है, उस मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की जस्ट डबल होती है, ठीक है ना? तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो आपने फिगर बनाया था RPC, ये C पॉइंट आया था यहाँ और ये Q पॉइंट था। तो देखो ये O और F, भाई पोल और फोकस पॉइंट के बिटवीन ये वाली जो डिस्टेंस थी इसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकल लेंथ ही होगी। तो OF इक्वल टू स्मॉल f इसलिए लिखा है मैंने। और OC जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है ना, क्योंकि किसी भी स्फीयर के लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऐसे नोट करो, ऐसे करो, चाहे इस तरह से करो, कैसे भी करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को तो सेंटर पॉइंट से शो कर रही है ये, ठीक है ना? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है। क्लियर है ना? इसलिए मैंने OF को क्या लिखा है? फोकल लेंथ के पॉइंट में नोट किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग ढंग से चेक करो। अगर कोई दिक्कत है और समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता देना, मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। देखो एक छोटा सा पॉइंट और चेक कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो कोई प्लेन मिरर होता है उस प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज के अंदर क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो ये मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। तो देखो कोई भी प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े हो जाओगे, तो आप खड़े हो जाओ या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करो, तो उससे जो इमेज फॉर्म होगा उस इमेज के अंदर आपको क्या स्पेशल फीचर्स नज़र आएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड
in plane mirror is virtual and erect। प्लेन मिरर के अंदर जितने भी इमेज फॉर्म होंगे वो वर्चुअल होंगे और इरेक्ट होंगे, ठीक है ना, वर्चुअल और इरेक्ट होंगे। दूसरा इसका जो फीचर क्या होगा स्टूडेंट्स, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, द इमेज इज द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, is at the same distance from mirror as the distance of object। समझने की कोशिश करना है इस पॉइंट को। ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, पॉइंट क्या कह रहा है कि देखो ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के आगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर रखा है इसका जो इमेज होगा वो भी स्टूडेंट उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर फॉर्म होगा जितनी डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। तो देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर सो फार ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के रखा है तो ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर घुसकर, सॉरी मिरर नहीं इमेज, ये इमेज इस प्लेन मिरर के अंदर 10 सेंटीमीटर बनेगी। यानी कि अगर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज की निकाली जाए तो हो जाएगी 10 + 10 = 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। तो ऑब्जेक्ट को मिरर से जितना डिस्टेंस पर रखते हो उसका इमेज इस मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जबकि ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम as the size of the object। इमेज की ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसी साइज की इमेज इस प्लेन मिरर के अंदर बनती है, ठीक है ना। और एक और फीचर स्पेशल होता है इसका, लेटरल inversion occurs in the image formed by plane mirror। प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनेंगी उन सभी इमेज में लेटरल इन्वर्सन होगा। लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को आपने, जैसे यहाँ पर मैंने P लिख दिया इस प्लेन मिरर के सामने, तो ये मेरे को इमेज में क्या दिखाई देगा, Q दिखाई देगा, ठीक है ना। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का ये लेफ़्ट पार्ट मान लूँ और ये मैं राइट पार्ट मान लूँ, ठीक है ना। तो इसका राइट पार्ट तो चला गया लेफ़्ट पार्ट में और लेफ़्ट पार्ट आ गया राइट पार्ट में, आ गया ना। तो लेटरल इन्वर्सन क्या होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेज होते हैं उन इमेज के अंदर लेफ़्ट साइड तो राइट साइड में चली जाए या आपको विजिबल हो और राइट साइड विजिबल हो लेफ़्ट साइड में, तो उसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्सन, ठीक है ना।
तो ये स्पेशल फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हुए हैं उनके फीचर्स को ध्यान में करेंगे, और ये जो हमने प्रूव किया है r = 2f, इसको ढंग से चेक करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।